अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना वो हमारा चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 2 है, जो कि क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो इसको आज जो है वो हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो है वो हम अल्केन से रिलेटेड जो बातें करेंगे वो क्या हैं। सबसे पहले तो हम प्रिपरेशन देखेंगे, देन हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, फिर जो है वो हम अल्केन्स की रिएक्टिविटी को देखते हैं, देन अल्केन्स की रिएक्शन जो है वो हम पढ़ते हैं, और लास्ट पे जो है वो यूजेस हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स को बनाने के जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। कि आप अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड और अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड जो हैं आप उनमें हाइड्रोजन ऐड करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके पास अल्केन बन जाएगा। तो हाइड्रोजनेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें आपने हाइड्रोजन को ऐड करने इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो आपने हाइड्रोजन को ऐड करने अल्कीन्स और अल्काइंस में, किसकी प्रेजेंस में? आप इसमें कैटालिस्ट यूज करते हैं। वो कैटालिस्ट क्या है? फाइनली डिवाइडेड जो है वो निकल हो सकता है, प्लाटिनियम हो सकता है, प्लाडियम हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें, अगर आप कैटलिस्ट यूज करना चाह रहे हैं निकल, तो आपको जो है वो 250 टू 300 सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आप प्लाटिनियम प्लाडियम यूज करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कर सकते हैं, बट प्लाटिनियम और प्लाडियम जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं, तो इस वजह से हम मोस्टली जो है वो निकल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन करते हैं। अब ये होती कैसे है? अब देखें, ये हमारे पास एक अल्कीन है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। हमने इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, तो अगर हम निकल लिखेंगे अकेला तो हमें साथ में टेम्परेचर लिखना पड़ेगा, और प्लाटिनियम प्लाटियम लिखेंगे तो वो रूम टेम्परेचर पे भी हो जाएगा, तो वो 25 सेल्सियस आप टेम्परेचर लिखेंगे। अब होता क्या है कि इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाते हैं, और एक हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास चला जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ये क्या बन जाते हैं, CH3 बॉन्ड CH3। यानी ये क्या बन गया, हमारे पास एक अल्केन बन गया, जिसका नाम क्या है, इथेन। कि ये हमारे पास एक इथेन बन गया। ठीक है, अल्केन बन गया अल्कीन से। इसी तरह हमारे पास जो है वो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में अगर हाइड्रोजनेशन करें तो ये दो स्टेप्स में होगी। तो पहले क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक जो है वो दूसरे कार्बन के साथ ऐड होगा, जिससे क्या होगा कि एक ट्रिपल बॉन्ड में से बॉन्ड टूट जाएगा और ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बन जाएगा, यानी अल्कीन दोबारा से बन जाएगा। और अल्कीन की अगेन हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपके पास अल्केन बन जाएगा। तो अगर आप जो है वो दो स्टेप्स में नहीं लिखना चाहते, आप जो है वो इसको सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, आप इसके साथ टू मॉलिक्यूल्स लिखें। तो होगा क्या कि दो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएंगे, और दो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन है सेंटर वाला, जब इसके पास दो हाइड्रोजन आए तो ये CH2 बन गया, इस वाले के पास ये दो कार्बन आए तो ये CH3 बन गया। तो अगर देखें आपके पास ये भी एक क्या बना, अल्केन, जिसका नाम क्या है, प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है सिंपली क्या, हाइड्रोजनेशन, किसकी, अल्कीन्स और अल्काइंस की। इस रिएक्शन का हमारे पास एक दूसरा नाम भी है, जो कि क्या है, सेबिटर सेंड्रन रिएक्शन। तो जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन की थी उन साइंटिस्ट के नाम से इसका ये नाम रखा गया है, सेबिटर सेंड्रन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन जो है हाइड्रोजनेशन की एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है। वो क्या एप्लीकेशन है हमारे पास के, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ऑयल जो है ना उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, घी में, वेजिटेबल घी में। कैसे, वेजिटेबल ऑयल जो है ना वो हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, तो उसकी हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सैचुरेटेड में चेंज हो जाते हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड वाले में। तो उसको हम क्या कहते हैं, घी कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे हाइड्रोजनेशन करते हैं। इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास मेथड है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। कि आप अल्काइल हैलाइड जो है इसकी मदद से भी क्या कर सकते हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।
ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड से आप दो तरह से प्रिपेयर करते हैं, फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो सबसे पहले जो है वो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अगर देखें तो इसमें क्या होता है कि हम अल्काइल हैलाइड जो है उसको रिड्यूस करवाते हैं किसकी मदद से, बाय जिंक। और किसकी प्रेजेंस में, एक्वस हैलोजन एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड जो है उनको रिड्यूस करवाते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड है, ये हमने जिंक ले लिया। ठीक है, और साथ में ये हमारे पास क्या है, एच एक्स लिखा हुआ है, तो ये एक्वस हैलोजन एसिड होगा। तो आप यहाँ पे एक्स जो ग्रुप है वो हमारे पास हैलाइड ग्रुप होते हैं, और आर जो ग्रुप है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे जो आप एक्स में हैलोजन लेंगे, मिसाल के तौर पे आप ब्रोमीन लेते हैं तो आप एक्वस एसिड में भी ब्रोमीन ही लेंगे। अगर आप आयोडीन लेते हैं तो एक्वस एसिड जो है वो भी आप क्या लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड आयोडीन वाला एसिड लेंगे। अब अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन कैसे होते हैं, इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये किस तरह से हो रहा है रिएक्शन। तो होता क्या है कि ये जो जिंक है ना, ये वाला हैलोजन और ये हैलोजन, ये दोनों जो है वो इस जिंक के साथ मिल जाते हैं, और ये बन जाते हैं जिंक हेलाइड, डाई हेलाइड बन जाते हैं, और पीछे रह जाते हैं हाइड्रोजन। तो वो हैलोजन वहां से निकला आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप से, तो हाइड्रोजन जो है वो उस आर अल्काइल ग्रुप के साथ जाके क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, रिडक्शन होती है अल्काइल हैलाइड की, और आपके पास क्या बन जाते हैं, अल्केन बन जाते हैं। इसको हम रिएक्शन की मदद से देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो एक मिथाइल आयोडाइड है, हम इसको जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, एक्वस एसिड की प्रेजेंस में। तो होगा क्या, ये वाला हैलोजन और ये हैलोजन, ये दोनों किसके साथ कंबाइन होंगे, जिंक के साथ। और क्या बन जाएगा, जिंक जो है वो आयोडाइड बन जाएगा। देन फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो जिंक आयोडाइड तो बन गया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, ये हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, ये इस आयोडीन की जगह पे जाके CH3 ग्रुप के साथ लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, CH4 ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें नीचे वाला जो रिएक्शन है हमारे पास, इसको देखें तो ये ट्रू ब्रोमोप्रोपेन है कि सेकंड कार्बन जो है उस पे हमारे पास ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अब देखें, एक्वस एसिड जो है वो हमने ब्रोमीन वाला लिया, तो होगा क्या वैसे ही कि इस जिंक के साथ ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन ये अटैच हो जाएंगे, और ये जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। तो होगा क्या कि जो ब्रोमीन जहां से निकला है, ठीक है, कि अल्केन जो है वहां में जहां से ब्रोमीन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो उसकी जगह पे जाके अटैच हो जाएगा। तो उस कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन था, फिर जो है वो दो हाइड्रोजन बन जाएंगे, तो ये क्या बन गया, ये भी आपके पास अल्केन बन गया। तो ये कहलाता है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय जिंक यूजिंग एक्वस हैलोजन एसिड। और दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसमें आपने क्या करना होता है, हाइड्रोजन को ऐड करने, कैसे, बॉन्ड को ब्रेक करके। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड को आपने ब्रेक करना है और हाइड्रोजन को ऐड करने है, इस वजह से हम इसे कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। और ये कैसे करते हैं, इसमें आप कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि क्या है, पलाडियम चारकोल। ये आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये रिएक्शन कैसे होते हैं, ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है कि अल्काइल हैलाइड है, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में, प्लाडियम चारकोल की, और साथ में क्या करेंगे, हीट। तो होगा क्या कि अगर देखें हमारे पास ये इस तरह से है कि ये अल्काइल है और ये हैलाइड है, हमने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। हम हाइड्रोजन को इस तरह से लिख देते हैं। तो होता क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से हैलोजन के साथ मिलेगा और HX बन जाएगा। तो X यहाँ से निकलेगा, तो हाइड्रोजन जो दूसरा होगा वो इसकी जगह आके R ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास अल्केन ही बन जाएगा। इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो वो रिएक्शन नीचे दी हुई है, जो कि क्या है कि हमारे पास जो है वो इथाइल ब्रोमाइड है, C2H5Br। और हमने क्या किया, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन जो है वो इस ब्रोमीन के साथ अटैच होगा और HBr बन जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, C2H5 से C2H6 बन जाएगा। इसी तरह इस वाले को देखें, 2 क्लोरोब्यूटेन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, तो एक हाइड्रोजन जो है वो इस क्लोरीन के साथ अटैच होगा और HCl बन जाएगा, और दूसरा हाइड्रोजन इस क्लोरीन की जगह पे आके इस कार्बन के साथ
अटैच होगा और ये कार्बन क्या बन जाएगा, CH2। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अल्केन को बना लेंगे किसकी मदद से, बाय हाइड्रोजिनोलाइसिस। कैसे, हाइड्रोजनेशन करके, किसकी प्रेजेंस में, प्लाडियम चारकोल की प्रेजेंस में। तो ये दोनों मेथड थे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। इसी तरह आगे हमारे पास है फ्रॉम का कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उससे भी आप बना सकते हैं अल्केन्स को। कैसे, तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट वन है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कि आपने क्या करना है, डी का मतलब होता है रिमूवल। आपने रिमूव करना है किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, किस में से, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में से। कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके साल्ट में से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। अब वो कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनाते हैं। वो कैसे, कि आप एसिड है ना उसको बेस के साथ NaOH के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास साल्ट और वाटर बन जाएगा। तो वो जो साल्ट होगा, सोडियम साल्ट होगा, आप क्या करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का उसको हीट करोगे किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। अब ये सोडा लाइम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को हम इकट्ठा सोडा लाइम कह रहे हैं। आप क्या करोगे, तो इससे जो है वो रिएक्शन करवाओगे तो ये सोडा लाइम क्या करेगा, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का बायस बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपके पास अल्केन बन जाएगा। वो अल्केन कौन सा बनेगा, वो अल्केन बनेगा कि पेरेंट चेन जो है, यानी आपने रिएक्टेंट जो लिया था वो अगर सपोज 2 कार्बन वाला लिया था, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 1 कार्बन वाला, एक कार्बन लेस वाला प्रोडक्ट इसमें बनेगा। तो कैसे, इस रिएक्शन को अभी देखते हैं हम कि ये रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन वाला कैसे होते हैं। अगर देखेंगे हमारे पास जो है वो सोडियम साल्ट है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया। तो हुआ क्या कि यहाँ से ये सोडियम ऑक्साइड NaO, ये जो है ये कंबाइन हुआ किसके साथ, यहाँ तक NaCO के साथ। तो ये क्या बन गया, Na2CO3, कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है। पीछे यहाँ पे रह गया हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन क्या होगा, अब वो CH3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो CH3 के साथ जाके जब अटैच होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक अल्केन बन जाएगा। कि हमने क्या कहा, यहाँ से ये सारा मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होगा कहाँ तक, सोडियम ऑक्साइड तक। और हाइड्रोजन जो बचेगा वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, CH3 ग्रुप के साथ, और क्या बन जाएगा, एक अल्केन बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह हमारे पास दूसरा भी मेथड है एक कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने का, वो क्या है, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है। अब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड जो है इसमें भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। हम उस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनाते हैं, जिसे ये लिखा हुआ है CH3COONA। तो ये सोडियम साल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हमारे पास अल्केन बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड है, इसकी मदद से हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं। कैसे अल्केन, जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इससे हम मीथेन जो है ना उसको नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो कम से कम हम इथेन जो है उसको प्रिपेयर करते हैं। मीथेन से हम इस मेथड से हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब अगर हम देखें ये कोल्ब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, जो हमने ये रिएक्शन अभी पढ़ा कि इसमें साल्ट है, हम उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, यानी ये रिएक्शन, तो उसके नतीजे में हमारे पास अल्केन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो कैसे, तो अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हम देखें ना तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक एनोड होती है और एक कैथोड। तो हम कहते हैं कि हमारा ये जो साल्ट है ना, सोडियम साल्ट और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, हम इसकी आयनाइजेशन करते हैं। तो जब आयनाइजेशन करते हैं तो एक हमारे पास बनते हैं एसीटेट आयन, नेगेटिव आयन, और एक साथ में बनते हैं सोडियम आयन। हमने यहाँ पे स्टार में 2 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, तो इसका मतलब टू मॉलिक्यूल्स इनके बनेंगे। अब देखें, एक हमारे पास बने नेगेटिव आयन और दूसरा है पॉजिटिव आयन। तो जो नेगेटिव आयन है ना ये कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, और वहां पे क्या होगी इसकी
ऑक्सीडेशन यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, और लूज करके क्या बनाएगा, एसीटेट आयन से एसीटेट फ्री रेडिकल जो है वो बनाएगा। कैसे, इसको अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक एसीटेट आयन है, इसके ऊपर ये नेगेटिव का साइन है। तो नेगेटिव का साइन मतलब होता है इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर एक डॉट पड़ा होता है इस तरह तो इसका मतलब था एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें जो है वो नेगेटिव लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। तो होता क्या है कि ये एक एक मॉलिक्यूल, अभी ये टू को ना देखें, तो हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ना, अब उसके ऊपर ये लाइन लगी हुई है, तो वो क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से लूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एक एटम नहीं है, हमारे पास कितने एटम्स हैं, दो। तो होगा क्या, दोनों एटम्स जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, और हमारे पास पीछे क्या बच जाएगा या बन जाएगा, एक फ्री रेडिकल बन जाएगा, जो कि क्या होगा, एसीटेट फ्री रेडिकल। अब ये एसीटेट फ्री रेडिकल जो है ना, इसमें इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी। वो कैसे, कि यहां से ये बॉन्ड जो है वो टूटेगा, जिससे क्या होगा कि हमने अभी कहा कि ये बॉन्ड जो है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस तरफ एक उस तरफ। तो होगा क्या, जब ये बॉन्ड दरमियान से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के पास आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे चला जाएगा कार्बन के पास। तो ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, तो होगा क्या कि इस तरह से हमारे पास जो है वो कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा। तो हम इस तरह से लिखने के बजाय हम इसको क्या करते हैं, सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में लिख लेते हैं। तो स्टार्ट में टू मॉलिक्यूल्स थे, तो हमने कहा कि टू कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। तो जब ये बॉन्ड जहां से टूटेगा, बॉन्ड टूटा, CH3, और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो गई, तो जो बॉन्ड पीछे बचा वो क्या है, हमारे पास ये बना ना, कि यहाँ से हमने कहा कि बॉन्ड टूटते हैं। तो जब ये यहाँ से टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो दो मॉलिक्यूल्स हैं तो दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन आए, तो मतलब हमारे पास क्या हुआ, ये दो रेडिकल बन गए, यहाँ पे टू भी आएगा, तो दो हमारे पास जो है वो मिथाइल रेडिकल बने। ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो ये मिथाइल रेडिकल जो है ना, अब दोनों आपस में क्या करते हैं, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इनके दरमियान बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक अल्केन बन गया। तो हमारे पास एनोड के ऊपर जो रिएक्शन हुई, उसके नतीजे में क्या हुआ, हमारा ये इतना प्रोडक्ट जो बना, एक अल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बाकी जो है ना, वो हमारे पास कहाँ पे बनता है, ये कैथोड के ऊपर होता है रिएक्शन, और कैथोड पे रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनते हैं। अभी देखें यहाँ पे क्या हुआ था, एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर जो कैथोड है वहां पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी वहां पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन कैसे होगी, कि अगर देखें हमारे पास ये वाटर है, अब ये वाटर जो है, हमने कहा कि ये जो बॉन्ड है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के पास चले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव आयन, और हाइड्रोजन जो है वो क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन। अब अगर ये टू मॉलिक्यूल्स होंगे तो हमारे पास दो ही हाइड्रोजन बनेंगे और दो ही हाइड्रोक्सल आयन बनेंगे। तो होगा क्या कि अब ये दोनों हाइड्रोजन आयन जो है इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, यानी ये जो प्रोटॉन है ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और जो हाइड्रोक्सल आयन है वो साथ में प्रोड्यूस होंगे। तो आपने देखा था कि हमारे पास दो आयन्स हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आयन कौन सा था, सोडियम है। इसी तरह अगर आप साल्ट पोटाशियम का लेंगे तो पोटाशियम आयन होगा। तो वो क्या करेगा, वो इन हाइड्रोक्सल आयन के साथ कंबाइन होके एक बेस बना देगा। तो मतलब हमारे पास ये वाला जो रिएक्शन है, ये इतना रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे, और ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे। तो ये हमारे पास था कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इसके जरिए भी आप क्या कर रहे हैं, अल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। आगे हमारे पास आ जाते हैं फॉर्म फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल ग्रुप जो है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं अगर इसके दोनों तरफ जो है कार्बन कार्बन लगी हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम कीटोन कहते हैं। और अगर एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए या दोनों तरफ हाइड्रोजन आए तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं।
तो एल्डिहाइड जो है उसकी अगर हम रिडक्शन करवाते हैं तो उसको हम वोल्फिकेशनर कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। और अगर कीटोन्स की रिडक्शन से हम बनाएं अल्केन्स को तो उसे हम कहते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये दोनों डिफरेंट हैं। इसको अब देखते हैं हम। दोनों रिएक्शंस जो हैं वो सेम तरह से होती हैं, लेकिन एक क्लेमेंसन रिडक्शन है जिसमें क्या होता है कीटोन्स की रिडक्शन होती है, और दूसरा जो है वो वोल्फिकेशनल रिडक्शन है जिसमें क्या होता है एल्डिहाइड की रिडक्शन होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास एक कीटोन है, हम इसकी क्या कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन जो है, यानी जो हमारे पास डायटोमिक फॉर्म जो है वो हाइड्रोजन की नहीं है, अकेला हाइड्रोजन एटम है, नेसेंट हाइड्रोजन हम इसे कह रहे हैं। इसको हम जिंक अमलगम और एक्वस एसिड, इसकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं हीट करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास चार हाइड्रोजन है, इस चार में से दो हाइड्रोजन वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं और क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। अब देखें यहां से ये जो ऑक्सीजन है वो निकल गया, तो पीछे क्या बचेगा हमारे पास, आर सी आर ये बचेगा। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन थी तो वो दो हाइड्रोजन पे कहाँ जाएंगे, वो इस ऑक्सीजन की जगह कार्बन के साथ जाके लग जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, CH2 ग्रुप बन जाएगा। इसकी एग्जांपल हमने नीचे दी हुई है, जो कि क्या है कि एक हमारे पास प्रोपेनॉन है, यानी ये कीटोन है। इसको हम एक कीटोन कह रहे हैं क्योंकि ये कार्बोनाइल ग्रुप, दोनों तरफ क्या है, कार्बन कार्बन लगा हुआ है, इसको हम एसीटोन भी कहते हैं। अब हम अगर इसकी रिडक्शन देखें तो होगा क्या, वैसे ही यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे, वो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और वाटर बन जाएगा। बाकी दो हाइड्रोजन जो है वो क्या होंगे, यहाँ से ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड्स भी कम हो गए, तो कार्बन के यहाँ पे दो बॉन्ड रह जाते हैं। तो दो हाइड्रोजन जो है वो आगे यहाँ पे कार्बन के साथ लग जाएंगे और इस तरह से क्या होगा, CH2 बन जाएगा। और ये क्या बना, हमारे पास अल्केन बन गया। इसी तरह से जो है ना हम क्या करेंगे, ये तो कीटोन से बनाया, तो एल्डिहाइड्स भी हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस जो है वो चेंज होती हैं। वो कंडीशन क्या चेंज होती है कि उसमें जो है वो हम हाइड्राजीन को यूज करते हैं, साथ में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं, और साथ में हम 200 सेल्सियस पे हीट करते हैं। N2H4 इसको हम हाइड्राजीन कहते हैं। अब ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, इसमें भी क्या होगा, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेंगे और वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और क्या बना देंगे, वाटर। तो कार्बन के दो बॉन्ड जो हैं वो कम हो जाएंगे, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो बाकी दो हाइड्रोजन जो हैं वो क्या होंगे, वो इस कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएंगे और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें भी क्या होगा कि हाइड्रोजन है फोर, तो फोर हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे और वाटर बन जाएगा, और बाकी दो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ आके जुड़ जाएंगे और वो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। तो इन दोनों में जो है वो फर्क क्या है, एक कंडीशन का फर्क है कि एक में जो है वो हम जिंक अमलगम यूज कर रहे हैं और दूसरे में हाइड्राजीन यूज कर रहे हैं और साथ में 200 सेल्सियस टेम्परेचर है। अगर इसमें देखें तो इसमें कार्बन जो है हमारे पास ग्रुप पे, यानी ये जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, कार्बन से जो ग्रुप पे है वो चेंज हो रहा है CH2 ग्रुप में, और यहाँ पे जो कार्बन है वो चेंज हो रहा है किसमें, CH3 ग्रुप में। तो ये इस चीज का भी इसमें क्या है, फर्क है। तो ये हमारे पास जो है एक और मेथड था प्रिपरेशन का अल्केन्स का, जो कि क्या है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये एक और मेथड है जो कि क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट। अब ये ग्रिग्नार रिएजेंट जो है इसको हम पहले कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक रिएजेंट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम करते हैं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, एसिडिफाइड ईथर कहते हैं कि ये H पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब कि एसिडिफाइड ईथर है, एसिड मीडियम मौजूद है। तो हम क्या करते हैं, ये वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं, किसकी, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की। तो होता क्या है कि वाटर में से ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ कंबाइन होता है, इस मिथाइल ग्रुप के साथ, कि ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो कहाँ पे जाके लगेगा, CH3 ग्रुप के साथ। यहाँ से होता क्या है कि ये जो मैग्नीशियम है ना,
और CH3 का बॉन्ड है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मिथाइल ग्रुप के पास आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, और ये वाटर का जो हाइड्रोजन है ये उसके साथ अटैच होके क्या बना देते हैं, मीथेन बना देते हैं। फिर बाकी जो बचते हैं हमारे पास वो मैग्नीशियम है जिसके ऊपर प्लस चार्ज है, और साथ में ब्रोमीन है। तो मैग्नीशियम जो है ये बाकी जो रिमेनिंग हाइड्रोक्सल आयन है ये मैग्नीशियम के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर इसको देखें, ये तो रिएक्शन था, इसका एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं, तो उससे जो है वो आपको बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। वो क्या कि ये हमारे पास जो है वो इथाइल है ग्रुप, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला जो OH है ये अलग होगा, हाइड्रोजन अलग होगा। हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, CH3 बॉन्ड CH3। अब ये पीछे बचा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो हाइड्रोक्सल आयन जो है वो इस मैग्नीशियम के साथ जो है वो जाके अटैच हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और साथ में उसके क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो मतलब गिरनार रिएजेंट जो है आप अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होते हैं, अल्केन बन जाते हैं। तो ये फ्रॉम ग्रिग्नार रिएजेंट है। इसी तरह ये हमारे पास से अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहला है फिजिकल स्टेट एंड अडोर ऑफ अल्केन्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले हमारे पास फोर मेंबर है ना, कार्बन 1 से कार्बन 4, ये हमारे पास मीथेन आ जाते हैं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये चारों गैसेस की शक्ल में होते हैं। कार्बन 5 से 17 तक जो है वो हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जो है कार्बन 17 से आगे, कार्बन 18 से नेक्स्ट, वो हमारे पास वैक्सी सॉलिड होते हैं। तो ये गैसेस, लिक्विड और सॉलिड जो हैं ये कलरलेस और अडोरलेस होते हैं, मतलब ना तो इनका कोई कलर होता है ना इनकी स्मेल होती है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स, तो जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ता जाएगा मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से। तो हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ कार्बन चेन, कि कार्बन चेन जो है बढ़ने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जो है ना कंपाउंड जो है वो स्ट्रेट चेन भी होते हैं। जिस तरह ये देखें कि ये हमारे पास एक ब्यूटेन है जो कि स्ट्रेट चेन में है, और एक हमारे पास आ जाते हैं ब्रांच में, जिस तरह ये है, इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो ये जो हमारे पास स्ट्रेट चेन वाला कंपाउंड है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है किस, और ये जो ब्रांच चेन कंपाउंड है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ है नेक्स्ट, जो कि क्या कि आइसोमेरिक अल्केन्स जो हैं, amongst isomeric alkanes, the boiling point of branch chain alkane is lower than that of corresponding स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो अभी हमने कहा जैसे एन ब्यूटेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ब्रांच चेन वालों का कम होता है। इसकी वजह क्या है, बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ अल्केन्स डिक्रीज विद ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया कम हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वेंडर वॉल ऑफ फोर्सेस जो है, ऑफ ट्रैक्शन जो है वो भी क्या हो जाती है, कमजोर। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाते हैं। इसके अलावा हम सॉलिबिलिटी की बात करें, तो सॉलिबिलिटी ऑफ अल्केन्स की, तो अल्केन्स जो हैं ये क्या होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब ये नॉन पोलर हैं। तो आपने ये प्रॉपर्टी सुनी होगी, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो ये नॉन पोलर हैं, तो फिर ये नॉन पोलर के अंदर हल होंगे, पोलर के अंदर ये इंसॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर के अंदर हल होंगे, जैसा कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्रा क्लोराइड वगैरह। तो ये हमारे पास थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो उम्मीद है आपको जो है ये आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज।